हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स। तो आज है तारीख 1 दिसंबर 2024 और आज हम कवर करने वाले हैं आज के सारे करंट अफेयर्स। तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पे मैंने कोशिश की है हर एक तरह से डेली करंट अफेयर्स को कवर करने की। तो देखो, इनको हम 3 स्टेप में कवर करेंगे इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेडलाइंस, क्या हेडलाइंस है। उसके बाद हम लोग हर एक हेडलाइन को डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे और लास्ट में उससे रिलेटेड हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जिससे आप जो हेडलाइन डिस्कस कर रहे हो उसी का साथ के साथ आपके रिवीजन होता जाए। तो इस तरह से आपका पूरा करंट अफेयर एक दिन का करीब करीब 1 या 1.5 घंटे में आपका पूरा तैयार हो जाएगा विद रिवीजन। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, जिससे क्या कहते हैं जब क्वेश्चंस करें हम लोग डिस्कस करें तो आपको उसके आंसर्स पता हो या आप साथ के साथ उसको लर्न कर सके। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजर डेज ऑफ 1 दिसंबर। अगर मैं बात करूं 1 दिसंबर की, सर्दियों की शुरुआत हो गई है, तो जो 3 मेजर डे होते हैं उसमें से 2 नेशनल डे है। आज है नागालैंड स्टेटहुड डे, इसी दिन नागालैंड को स्टेट डिक्लेयर किया गया था। दूसरा है बीएसएफ रेजिंग डे, बीएसएफ को पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसी दिन बीएसएफ को भी एस्टेब्लिश किया गया था। तो 1 दिसंबर को इंडिया में 2 मेजर इवेंट हुए थे, एक तो क्रिएशन ऑफ नागालैंड और दूसरा बीएसएफ रेजिंग डे, और तीसरा है वर्ल्ड एड्स डे। आज के दिन ही वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एड्स एंड टू टेक मेजर फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड क्योर। तो अब हम लोग बात करते हैं आज की हेडलाइंस जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। जैसा मैंने बताया 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस बार की थीम क्या है, इंडिया का कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि एड्स डे को होस्ट कर रहा है, और भी एड्स डे की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मंथन शिविर बाय नेस्ट। अब नेस्ट क्या होता है, मंथन शिविर क्या है, क्यों हुआ, ये सारी चीज हम लोग डिस्कवर करेंगे इस हेडलाइन में। थर्ड हम लोग बात करेंगे एमओयू बाय आईआईसीए एनएफआरए। तो एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आईआईसीए ने क्या एमओयू साइन किया है एनएफआरए, तो हम लोग एनएफआरए के बारे में जानेंगे, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके बारे में जानेंगे। तो थर्ड हेडलाइन में हम ये डिस्कस करेंगे। चौथी हम लोग बात करेंगे श्रीलंका और तमिल हीरोज डे, कि श्रीलंका में तमिल हीरोज डे को लेकर क्या कंट्रोवर्सी है और श्रीलंका इस पर क्या एक्शन लेने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल इवेंट के बारे में हो जाएगा, ये दोनों नेशनल, ये नेशनल डे के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट में साइक्लोन फेंगल। तमिलनाडु कोस्ट पे साइक्लोन फेंगल की वजह से तमिलनाडु को रेड अलर्ट पे डाल दिया गया, तो साइक्लोन फेंगल क्या है, कहां से ओरिजिनेट हुआ, इसके बारे में जानेंगे। सिक्स्थ हम लोग बात करेंगे डॉकिंग ऑफ वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल शिप एट इंडिया। इंडिया पे इस टाइम पे 5 दिन के लिए वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल शिप जिसे कहा जाता है, वो इंडिया के किसी कोस्ट पर आया है। तो हम लोग जानेंगे वो किस कोस्ट पर आया है, वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल शिप कौन सा है, कौन सी कंट्री से है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024। ये कहां पे हो रहा है, ये 10th एडिशन है आईआईएसएफ का, तो ये कहां पे होस्ट किया जा रहा है और इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंक्लूजन। पहला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो अभी भी कंक्लूड है, वो किसने होस्ट किया, क्या था उसमें, ये बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के सेशन में 1207 करोड़ फॉर आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य के लिए 1207 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैंक्शन किए हैं, तो वो क्यों किए हैं और इससे क्या होने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नागालैंड स्टेटहुड डे के बारे में और हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो ये 11 हेडलाइन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आपको कोई पर्टिकुलर हेडलाइन देखनी है, आप नीचे से उस हेडलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको ये हेडलाइन पता है तो भी आप इससे रिलेटेड जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि इस लेक्चर के इसी सेशन में हेडलाइंस डिस्कस करने के बाद हम लोग करेंगे, जिसका मैंने टाइमलाइन का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप उसे जाके क्लिक करके डायरेक्टली क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हैं। टोटल हम लोग 35 क्वेश्चंस भी कवर करेंगे इसी सेशन में। तो आई होप, मेरी कोशिश ये है कि आपका पूरा करंट अफेयर विच रिलेट टू स्टैटिक जीके एक ही साथ एक लेक्चर में कवर हो जाए, जिससे आपको जगह जगह पे इसके बारे में नहीं ढूंढना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे की। तो वर्ल्ड एड्स डे की जो अब की बार की थीम है वो है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। दिस इज अ थीम, आपको ध्यान होनी चाहिए। हर एक साल वर्ल्ड एड्स डे की अलग अलग थीम होती है, इस बार की थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट।
मध्य प्रदेश जो है इंडिया में वो वर्ल्ड एड्स डे को एज ए होस्ट नेशन सेलिब्रेट करेगा ऑन 1 दिसंबर 2014। तो मध्य प्रदेश एक आपको थीम, ये तो हो गया अभी का करंट अफेयर्स में। अब बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे की। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 1988। ईयर 1988 से वर्ल्ड एड्स डे को डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया था। इट इज डेडिकेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट एड्स पेंडेमिक। जो एड्स है, इट इज एड्स, वर्ल्ड एड्स डे जो है, इट इज वन ऑफ द 11 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन ऑफ डब्ल्यूएचओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11 टोटल पब्लिक हेल्थ कैंपेन डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइज करता है, जैसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो वर्ल्ड एड्स डे उन 11 में से एक पब्लिक हेल्थ कैंपेन में आता है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि वर्ल्ड एड्स डे इज इंक्लूडेड इन ग्लोबल हेल्थ कैंपेन, और ग्लोबल हेल्थ कैंपेन में टोटल 11 वो है जो डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। इंडिया जो है वो वर्ल्ड एड्स डे को और एनुअली दिसंबर 1 सिंस 1992 से इंडिया भी हर साल वर्ल्ड एड्स डे को ऑब्जर्व करता है। तो इंडिया जो है स्टार्ट हुआ 1988 में, इंडिया ने स्टार्ट किया 1992 में। इस साल मध्य प्रदेश जो है वो इसको होस्ट कर रहा है। अगर मैं एड्स की बात करूं तो एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। या आपके साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आ सकती है। किससे होता है? कॉज बाय एचआईवी वायरस, वायरस रिलेटेड डिजीज है जो कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बेसिकली क्या होता है, एचआईवी अटैक करता है CD4, एक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन बॉडी, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मैं बात करूं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे कैसे एड्स फैलता है, तो सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन। सेकंड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं किया हो और उसमें एचआईवी डिटेक्ट हो, तो वो आपका एचआईवी वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहुंच जाता है। इसीलिए अगर ब्लड डोनेट किया जाए तो सबसे पहले एचआईवी के लिए चेक किया जाता है कि एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आजकल गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। नेक्स्ट, शेयरिंग नीडल्स, एचआईवी इन्फेक्टेड मदर टू बेबी, अगर मदर को है तो बेबी में एचआईवी ट्रांसमिट हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एड्स, दिस वाज फर्स्ट हेडलाइन। सेकंड में बात करते हैं मंथन शिविर बाय नेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं नेस्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट ने अभी अभी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया मंथन शिविर और न्यू दिल्ली और नवंबर 29 नवंबर को मंथन शिविर ऑर्गेनाइज किया गया। शिविर जो था, ये जो शिविर लगाया गया था, इसका मेन काम था टू डिस्कस हाउ टू स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसे हम EMRS के नाम से जानते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो अभी हम लोग जानेंगे नेस्ट क्या होता है और EMRS क्या है, ये दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं नेस्ट का। तो नेस्ट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन फॉर सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो ये जो सोसाइटी है ये बेसिकली ट्राइबल ग्रुप के लिए डेवलप की गई है। तो इट इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज ध्यान रखनी है। नेस्ट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश, एंडो, मेंटेन, कंट्रोल एंड मैनेज। 3 चीजें मैनेज करती है ये। सबसे पहले तो ये स्टार्ट हुआ था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से, लेकिन धीरे धीरे मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, एंड अब रिसेंटली क्रिएशन फॉर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट ऑल्सो। तो ये तीनों चीजें जो है वो नेस्ट मैनेज करती है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। चेयरमैन जो है नेस्ट के वो ऑनरेबल मिनिस्टर होते हैं। अब आप बात करता हूं तो ये तो हो गया नेस्ट के बारे में। नेस्ट की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने किया, ठीक है, और ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के चेयरमैन होते हैं। अब बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये जो स्कीम है, दिस इज ऑल्सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्कीम बेसिकली क्या है, टू मेक मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर इंडियन ट्राइबल। ऐसे स्कूल जिसमें इंडियन ट्राइबल, एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो जाके पढ़ सके, रह सके, तो उसके लिए हर एक ट्राइबल एरियाज में धीरे धीरे EMRS स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी 97-98 में, और इसके अंदर पहले क्या होता था कि जो फंड होते थे वो अंडर आर्टिकल 275 जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट को देती थी फॉर सेटिंग अप ऑफ EMR। आर्टिकल 275 क्या करता है, बेसिकली आर्टिकल 275(1) ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एनुअल, हर साल आप कुछ ग्रांट इन डेट दे सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो आर्टिकल 275(1) के अंदर इस स्कीम को एस्टेब्लिश किया गया था।
अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, टू एस्टेब्लिश 1 EMRS इन एवरी ब्लॉक हैविंग मोर देन 50%। कोई भी ब्लॉक जिसमें शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है और कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन है, ये दोनों चीजें आपको स्टेट्स याद होने चाहिए कि क्या कंडीशन है। तो आपका EMRS जो है वो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करने का डिसाइड किया है। टोटल टारगेट 2026 तक 728 EMRS जो है वो टोटल 2026 तक एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसमें से 405 एज ऑन डेट 2024 तक हो चुके हैं। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट जो है, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस पूरे प्रोग्राम को जो है स्कीम जो है इसे मैनेज करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई है। और स्कूल की कंडीशन होती है, इट इज सेटअप विद ए कैपेसिटी ऑफ 480 स्टूडेंट, जिसमें आपके क्लासेस 6 to 12 होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेस्ट एंड EMRS। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, IICA को हम लोग कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर होस्टेड द MOU साइनिंग सेरेमनी एट NFRA, जिसमें आपको जानना जरूरी है कि NFRA क्या होता है। तो अभी हम लोग बस देखो, देखने को तो ये भी आपको जानना जरूरी है, लेकिन हर एक चीज हम लोग हेडलाइन में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज मेजर है उसके बारे में बात करें, और जो चीजें हैं आप अलग अलग लेक्चर्स में मेरे देख सकते हो। तो अभी के लिए NFRA डिस्कस करते हैं। NFRA की फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये जो है एक तरह से आप कह सकते हो, जितनी भी कंपनीज हैं या जितने भी ऑडिटिंग फर्म है उन सबको ऑडिट करने की एपेक्स बॉडी जो है, डेट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इट इज द ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग सुपरविजन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली किसी की भी अकाउंट बुक को कभी भी चेक कर सकती है, किसी भी ऑडिट फर्म को भी ये कभी भी चेक कर सकती है। तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सत्यम स्कैंडल हुआ था, उसके बाद 2018 में इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था, जब ये देखा गया था कि कुछ सीए और कुछ जो बॉडी थी ऑडिटिंग बॉडी, वो भी सत्यम स्कैंडल में मिली हुई थी। तो बेसिकली उसको ओवरकम करने के लिए एक एपेक्स बॉडी सेटअप की गई थी 2018 में। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट एन ऑटोनोमस बॉडी। ये एक एक्ट के अंदर, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये बॉडी को सेटअप किया गया है। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो ये चीज ध्यान होनी चाहिए, कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2018 में बनी। मॉनिटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। इस टाइम पे इनके चेयरपर्सन है अजय भूषण पांडे, फॉर्म्ड आफ्टर सत्यम स्कैंडल। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसमें एक चेयरपर्सन होता है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सब टोटल 15 मेंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पे, श्रीलंका टू प्रो वीक लॉन्ग तमिल हीरोज डे। तो अब श्रीलंका में अथॉरिटीज ने, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि श्रीलंका ने अभी अभी ये कहा, श्रीलंका गवर्नमेंट ने, कि न्यूज़पेपर में कुछ रिपोर्ट्स छपी है कि दे आर सपोर्टिंग अ लॉ, जो तमिल हीरोज डे होता है उसको सपोर्ट कर रही है। तो उन्होंने ये कहा श्रीलंका गवर्नमेंट ने कि उसके खिलाफ वो इंक्वायरी करेंगे कि ऐसा न्यूज में गलत खबर क्यों छपी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि श्रीलंका गवर्नमेंट ये क्यों कह रही है कि ये गलत खबर है और क्या है ये तमिल का। तो देखिए होता है कि आपका एक श्रीलंका में तमिल जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप है। तो तमिल जो है वो महावीर राल या फिर ग्रेट हीरोज डे जो है वो एक हफ्ते का सेलिब्रेट करता है, अराउंड फ्रॉम नवंबर 27 से एक हफ्ते का ये फेस्टिवल होता है। आप कह सकते हैं इसे ग्रेट हीरोज डे या फिर महावीर लाल। अब ये क्यों प्रॉब्लम है, या श्रीलंका गवर्नमेंट इसे क्यों मंजूरी नहीं देना चाहती? तो ये बेसिकली क्या है, ये तमिल लोग उनके लिए उनको याद करने के लिए वो करते हैं, या याद करने के लिए कॉमेरेट करते हैं, जो कि LTTE में शहीद हुए थे, या आप कह लो जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो LTTE के जो हेड थे वो थे प्रभाकरन, जिनका बर्थडे आता है 26 नवंबर को। तो 27 नवंबर से एक हफ्ते का होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन गवर्नमेंट LTTE एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैन है। तो अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन है तो आप उसके लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट कोई सेलिब्रेशन के लिए या कोई भी क्या कहते हैं सेलिब्रेट या किसी कॉमरेड करने के लिए कोई मंजूरी नहीं दे सकती। तो इसलिए श्रीलंका गवर्नमेंट ने न्यूज में ये कहा कि वो न्यूज रिपोर्ट को चेक करेंगे कि ये फॉल्स न्यूज रिपोर्ट क्यों फैलाई जा रही है। तो आपको जो पेपर के लिए याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि कौन सी कंट्री में ये ग्रेट हीरोज डे, या अगर पूछा जाए महावीर लाल ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है श्रीलंका।
दूसरा किसके उसमें, तो ये तमिल लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 2009 तक अराउंड 30 इयर्स के लिए एक मिलिट्री कैंपेन चला था जिसमें तमिल के लिए अलग से होमलैंड मानी गई थी। लेकिन 2009 के बाद जब इनके हेड को प्रभाकरन को किल कर दिया, श्रीलंकन आर्मी ने मार दिया, उसके बाद से ये चीजें जो है एलटीटी बैन हो गया या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया। लेकिन आपको मेनली ये याद रखना है कौन सी कंट्री में और कौन से इसके, जो ये भी नहीं आएगा, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि महावीर लाल और ग्रेट हीरोज डे जो है वो श्रीलंका में वो किया जाता है। नेक्स्ट जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोन फेंगल एंटर्स इंडिया। अब आपको एक तो ये साइक्लोन का नाम याद रखना है, साइक्लोन फेंगल जो है वो इंडिया के बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल से तमिलनाडु के कोस्ट को हिट कर रहा है, बहुत बारिश हो रही है वहां पे, तो तमिलनाडु के जो एरियाज है रेड एरियाज डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कोस्टल एरियाज है उनको रेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये जो साइक्लोन फेंगल है वो डाना के बाद 2 महीने के अंदर दूसरा साइक्लोन है, तो आपको ये याद रखना है, पहला साइक्लोन डाना, देन अगेन अब की बार इंडिया में हिट कर रहा है तमिलनाडु पे फेंगल। अब बात आती है, आप देख रहोगे अलग अलग नाम, डाना, फेंगल, ये कैसे होते हैं। तो जो नॉर्थ इंडियन ओशन के साइक्लोन होते हैं वो जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो मिलके करती है। ठीक है, पहले क्या होता था, कैसे भी नाम दे दिए जाते थे, लेकिन अब जो है एक फॉर्मेट फॉलो किया जाता है जो कि नॉर्थ, हर एक रीजन में अलग अलग फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। नॉर्थ इंडियन ओशन के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्केप, ये दोनों की मेंबर कंट्रीज मिलके नाम करती है। अब कैसे करती है, इस पैनल में 13 कंट्रीज है, ये 13 कंट्री आपको ध्यान रखनी है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। अब ये 13 कंट्रीज क्या करती है, अपने जो पोटेंशियल नाम है, ठीक है, उनको ये सबमिट कराती है। 2004 से सिस्टम चल रहा है कि हर एक मेंबर स्टेट क्या करती है, 13 नाम अपने जो होता है वो इधर सबमिट करा देती है। हर एक मेंबर कंट्री 13 नाम हो गए, 13 इंटू 13 कितने हो गए, 169 नेम्स जो है वो करा देती है। अब ये नाम जो होते हैं जो यूज नहीं किया गया उसे रोटेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो 13 इंटू 13 169, और ये नाम जो होते हैं वो रोटेशन में यूज किए जाते हैं। ये जो नाम अब की बार फेंगल है, इट वाज प्रपोज बाय सऊदी अरेबिया, और ये अरेबिक वर्ड का मीनिंग है फेंगल। इसके बाद अगले साइक्लोन का नाम शक्ति रखा जाएगा, उसके जो कि श्रीलंका ने दिया है, और उसके बाद मोन्था रखा जाएगा जो कि थाईलैंड ने दिया है। तो ऐसे साइक्लोन में आगे के साइक्लोन के नाम भी फिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी, अभी तो मेनली फेंगल याद रखना है। इसके अलावा क्या नेमिंग कन्वेंशन है, कौन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं याद रखिएगा। फेंगल कहां से नाम आया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली यूज में ये सऊदी अरेबिया से। नेक्स्ट चलते हैं, डॉकिंग ऑफ इटालियन नेवी शिप द अमेरिको वेस्प्यूकी। अमेरिको वेस्प्यूकी एक इटालियन नेवी शिप है। अब ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहली चीज, दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल शिप, इसे वर्ल्ड का सबसे सुंदर शिप कहा जाता है, और ये सबसे पुराना, बहुत पुराना शिप है, इट इज 93 ईयर्स ओल्ड। अब ये है क्यों न्यूज में, जो इटालियन की नेवी का ट्रेनिंग शिप है, ये जो शिप है अमेरिको वेस्प्यू, वो 5 दिन के लिए इंडिया में स्टॉप ओवर कर रहा है। और इंडिया में कहां पे कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा डॉक इन मुंबई पोर्ट। यहां पे 5 दिन के लिए ये जो पोर्ट, ये जो शिप है, ये यहां पे डॉक किया गया है। तो लोग यहां पे देखने भी जा सकते हैं, आप लोग इससे यहां पे फोटो भी खिंचवा सकते हैं, जो भी है। लेकिन ये जो मेन चीज है, ये शिप का नाम है, कहां के शिप है, इटली का। कहां पे रुका हुआ है इस टाइम पे, इंदिरा डॉक इन मुंबई पोर्ट। अब ये शिप ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लास पेरिया, जो कि इटली में, फ्रॉम 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 से ये टोटल जो है, ये मुंबई जो है, ये इसका 20th पोर्ट है। ये टोटल 30 पोर्ट जो है वहां पे रुकते हुए 28 कंट्री, 5 कॉन्टिनेंट को कवर करते हुए वापस जाएगा। तो इससे पहले फुकेत में रुका था, मुंबई अब इसका 20th पोर्ट है। इसके बाद इसे 2 पोर्ट और कवर करने और फिर ये वापस, तो ये पूरी जर्नी कर रहा है एक। तो इसलिए क्या कहते हैं न्यूज में कि इंडिया में शिप आके अभी डॉक हुआ है 5 दिन के लिए। अब अगर मैं बात करूं अमेरिको वेस्प्यूकी की, तो शिप इज ऑफन कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल शिप इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया इसे मोस्ट ब्यूटीफुल शिप कहा जाता है वर्ल्ड में। शिप बिलोंग्स टू इटालियन नेवी, और ये जो शिप है इसका नाम जो है वो एक एक्सप्लोरर थे अमेरिको वेस्प्यूकी, उसके नाम पे रखा गया है। जो इनका होम पोर्ट है शिप का, वो लास पेरिया है, इटली, एंड इट इज यूज्ड एज अ ट्रेनिंग शिप। ये ट्रेनिंग शिप की तरह यूज होता है, नेवी का ट्रेनिंग शिप है। और कब शुरू हुआ था, 93 ईयर ओल्ड शो, क्योंकि ये कमीशन हुआ था 1931 में। तो आप 1931 से लगा सकते हो 2024, तो इट इज अराउंड 93 ईयर्स ओल्ड शिप, और ये जो है वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल शिप जाना जाता है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अमेरिका वेस्प्यूको कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल शिप का नाम क्या है, इसका होम डॉक क्या है,
ये अभी इंडिया में जब आया तो कौन से पोर्ट पे रुका, तो आपको ये डिटेल्स छोटी सी ये याद रखनी है। अगर आप इसे याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से इससे आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेट इज 7 IISF 2024 के बारे में बात करेंगे, जो कि अब की बार IIT गुवाहाटी में हो रहा है। तो अब ये न्यूज में क्यों है? 10th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 10th एडिशन जो है वो गुवाहाटी में हो रहा है 30 नवंबर से दिसंबर 4 तक। तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 10th एडिशन हो रहा है। थीम जो है वो क्या है इसकी? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इस बार की थीम यह है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू ड्राइव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। IISF 2024 में टोटल 25 इवेंट होंगे जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली 30 नवंबर को पहले दिन गुवाहाटी साइंस डिक्लेरेशन भी साइन किया गया बाय लीडिंग साइंटिस्ट, जिसमें एक रोड मैप बनाया गया है हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू एस्टेब्लिश इंडिया एज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी टिल 2047। तो ये इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, बाहर से कंट्रीज आए यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़े। तो ये गुवाहाटी साइंस डिक्लेरेशन जो है वो 30 नवंबर को साइन किया गया बाय लीडिंग साइंटिस्ट। अब अगर मैं बात करूं IISF की, IISF जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इस नाम से जाना जाता है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल है। कौन ऑर्गेनाइज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहली मिनिस्ट्री होती है, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये दोनों मिनिस्ट्री मिलके इन एसोसिएशन में विजाना भारती, विजाना भारती एक साइंस मूवमेंट है जो इंडिया में हो रही है। तो विजाना भारती का ये कॉन्सेप्चुअलाइज जो किया गया था वो विजाना भारती की जो साइंस मूवमेंट है वहीं से हुआ है। तो आपका ये स्टार्ट हुआ था 2015 में, अब की बार ये 10th एडिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो मिलकर करती है। तो दिस इज ब्रीफ अबाउट IISF। तो देखो मेन चीज क्या है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे इसके फंक्शन क्या है, पावर्स क्या है, क्योंकि वो सब जो है वो सब्जेक्टिव का पार्ट है। और अभी मैं कंसंट्रेशन खाली कर रहा हूं कि आपके करंट अफेयर्स आप ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम स्कोर कर सको। ठीक है, तो ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रीलिम्स किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर के या UPSC प्रीलिम्स या SSC प्रीलिम्स सब में आपको बहुत हेल्प करेंगे। 8th पॉइंट इज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बाय NCGG। NCGG की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने सबसे फर्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो अपना लॉन्च किया है ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविल सर्वेंट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन। तो इसमें करीब करीब 30 सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग कंट्री के, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन रीजन के आके मीटिंग हुई है। और ये 1829 नवंबर तक का प्रोग्राम था जो कि मसूरी और न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें बहुत सारे हर एक कंट्री ने अपनी अपने सिविल किस तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, क्या नई पॉलिसीज है, सब चीजें डिस्कस करी हैं। तो सीनियर ऑफिसर 30 सीनियर ऑफिसर का प्रोग्राम हुआ है मसूरी और न्यू दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। प्रोग्राम का नाम था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हुआ ऑर्गेनाइज किया NCGG ने, कौन से? मसूरी और न्यू दिल्ली में। इट बॉट टुगेदर 30 सीनियर ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग की मिनिस्ट्री। ये सारी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स आए थे। श्रीलंका, ओमन, तंजानिया, केन्या, सेकलीज, मलेशिया, कंबोडिया, मालदीव एंड म्यांमार। अब अगर मैं बात करूं NCGG नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, तो ये सेटअप हुई थी 2014 में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, जिसके अंदर UPSC और ये UPSC आता है, उसी के अंदर, उसी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये स्टैट्यूटरी नहीं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जिसकी जो ओरिजिन है, इससे पहले जो था NCGG से पहले एक इंस्टीट्यूट था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, जो कि 1995 में सेटअप हुआ था। इसी इंस्टीट्यूट को मॉडिफाई करते हुए NCGG बनाया गया, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, और अब NIAR इसी के अंदर सबड्यूम कर दिया गया। मतलब अब NIAR एग्जिस्ट नहीं करता, अब आपका NCGG एग्जिस्ट करता है, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इट इज हेडेड बाय, अगर इसकी बात करें मेन हेड की, जो इसका हेड है वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक हेड करती है इंडियन कैबिनेट सेक्रेटरी, लेकिन हेडेड बाय जो डे टू डे गवर्न एक्टिविटीज देखते हैं, दिस इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बागले। सेंटर्स, अब ये जो है इसका काम क्या है? मैंडेटेड टू वर्क इन द एरिया ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटी रिफॉर्म, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट एंड टेक्नोक्रेट्स ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्री। इट ऑल्सो वर्क्स एज ए थिंक टैंक फॉर इंडियन गवर्नमेंट। कॉम्पोजिशन में जैसा मैंने बताया, गवर्निंग बॉडी इज हेडिनेटेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी।
इसके अलावा 9 मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होते हैं, 5 एमिनेंट पर्सनैलिटीज भी होती हैं, और डायरेक्टर जनरल जो है ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव एनसीजीजी, एक्ट एज ए मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्निंग बॉडी। तो ये मेन डे टू डे एक्टिविटी के लिए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब बात करेंगे हेडिंग 9 की, विच इज 1207 करोड़ फॉर ड्राई डॉकिंग ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य। अभी अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोचीन शिपयार्ड के साथ, जो कि पीएसयू है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके साथ 1207 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है फॉर शॉर्ट रिफिट एंड ड्राई डॉकिंग ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य। अब देखो, शॉर्ट रिफिट का मतलब होता है कोई भी जब आपका नेवल शिप होता है तो उसे रिपेयर्स चाहिए होते हैं। तो ये जो शिप है आईएनएस विक्रमादित्य, ये रशिया से लिया गया था 2013 में। अब इसे रिपेयर करने के लिए, अभी ये आउट ऑफ कमीशन है, तो इसे कमीशनिंग वापस करने के लिए 1207 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है विद कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड इसमें शॉर्ट रिफिट करेगा, मतलब रिपेयर्स करेगा। इसके अलावा ड्राई डॉकिंग क्या होता है, जब किसी भी शिप को आप समुद्र से कोस्ट पे लेके आते हो और वहां पे उसकी मेंटेनेंस और सारी चीजें करते हो, तो ड्राई डॉकिंग कहते हैं। तो इन एक्टिविटीज के लिए आईएनएस विक्रमादित्य के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1207 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। अगर मैं आईएनएस विक्रमादित्य की बात करूं तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन इन द इंडियन नेवी इन नवंबर 2013। ये कहां से परचेस किया गया था? रशिया से परचेस किया गया था विद अ डील ऑफ $2.3 बिलियन। शिप इज 285 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर वाइड। तो ये इंडियन नेवी का सबसे बिगेस्ट शिप है। और देखो आईएनएस विक्रमादित्य का काम क्या है? इट इज ए प्लेटफॉर्म जहां से आपके फाइटर जेट्स और एरोप्लेन जो है वो लॉन्च समुद्र से, वाटर से आपके फ्लाई कर सकते हैं। तो शिप हैज द एबिलिटी टू कैरी ओवर 30 एयरक्राफ्ट कंप्राइजिंग एन असॉर्टमेंट ऑफ मिग-29, सी हैरियर, कोमोव, सी किंग, एलएच चेतक हेलीकॉप्टर। ये सारे 30 एयरक्राफ्ट जो है वो इस शिप से एक साथ जो है वो एबिलिटी इसे कैरी कर सकता है और आपके वाटर सी के बीच में से फ्लाई कर सकते हैं शिप। तो सबसे लॉन्गेस्ट शिप है आईएनएस विक्रमादित्य। अभी अभी एक आईएनएस अरिगात लॉन्च भी न्यूज में था, वो इसलिए था क्योंकि उस आईएनएस से, सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल K4 लॉन्च की गई थी इंडिया में। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि कौन कौन से आईएनएस किस काम के लिए न्यूज में है। नेक्स्ट बात करेंगे नागालैंड स्टेटहुड डे की। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज 1 दिसंबर है और 3 इंपॉर्टेंट डे होते हैं। एक था वर्ल्ड एड्स डे, दूसरा था नागालैंड स्टेटहुड डे और तीसरा था बीएसएफ राइजिंग डे। ठीक है, तो नागालैंड स्टेटहुड डे जो है वो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज नागालैंड को स्टेट का स्टेटस दिया गया था। ये कब दिया गया था? इन द ईयर 1963। तो आपका जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो 1956 में आया था, लेकिन तब जो नागालैंड था वो असम का पार्ट था। धीरे धीरे जब नागा जो ट्राइब थे, जो मेन ट्राइब थे नागालैंड के, उनकी जब इंटेंसिफिकेशन बढ़ी तब नागालैंड को 1963 में स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया था। इट वाज द 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन विद उसकी कोहिमा जो थी वो कैपिटल थी। तो बिफोर दैट इट वाज पार्ट ऑफ असम। अब नागालैंड के हम लोग बहुत हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कैसे बना, क्या बना, क्योंकि वो बहुत टाइम लगेगा। तो आप नागालैंड का पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है 1963 में 16th स्टेट जो था वो नागालैंड बना था। उसका जो नागालैंड स्टेटहुड डे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर फ्रॉम 1963। नागालैंड के अगर नेबर्स की बात करूं तो वेस्ट में असम, खाली एक फॉरेन कंट्री है म्यांमार, जिससे क्या कहते हैं नागालैंड बाउंड्री है, और सारे इंडियन स्टेट से असम, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ असम इन द नॉर्थ एंड मणिपुर इन द साउथ। तो दिस इज नागालैंड। तो अब नागालैंड की बात करें तो एक और चीज जो नागालैंड में अभी शुरू हुई है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस इज वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। हर एक जो आपके स्टेट है उसके कुछ फेमस फेस्टिवल होते हैं, कुछ ट्राइब्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने। तो ये जो पॉपुलर हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में दिसंबर 1 से दिसंबर 10 तक होगा। ये कहां पे हो रहा है? किसामा हेरिटेज विलेज, जो कि जस्ट 12 किलोमीटर दूर है कोहिमा से। अबाउट फेस्टिवल की बात करें तो इट इज नेम्ड आफ्टर द रेवर्ड बिल हॉर्नबिल बर्ड। हॉर्नबिल बर्ड जो है इसके नाम पे ये फेस्टिवल रखा गया है। इस फेस्टिवल में नागालैंड के 17 ट्राइब्स जो रहते हैं वो सारे के सारे साथ में आते हैं, स्टेज पे अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जिससे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका फुटफॉल जो है वो नागालैंड में बढ़े और इसके जो एथनिक और सारे कल्चर है उनको वर्ल्ड वाइड फेमस किया जा सके। अगर मैं बात करूं ग्रेट हॉर्नबिल बर्ड की, तो आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि IUCN में वनरेबल कैटेगरी में आता है और शेड्यूल 1 के अंदर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड है। इसका ये से प्रोटेक्शन दी गई है। इन इंडिया जो ग्रेट हॉर्नबिल्स है दे आर मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयास। ये ग्रेट हॉर्नबिल बर्ड जो है दैट इज ए स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नागालैंड में फेस्टिवल होता है लेकिन ये उसका स्टेट बर्ड नहीं है, नागालैंड की जगह अरुणाचल प्रदेश और केरला का आपका स्टेट बर्ड है। इंडिया इज होम टू 9 हॉर्नबिल स्पीशीज विद द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्जिबिटिंग द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वैरायटी जो है हॉर्नबिल की वो यहां पे पाई जाती है। तो ये था आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो ये टोटल 11 हेडलाइन थी। इसके अलावा कुछ ब्रीफ हेडलाइन, जो छोटी छोटी हेडलाइन है। एक हेडलाइन है कृष्णावेनी संगीता नीराजनम 2024 म्यूजिक फेस्टिवल। ये एक 3 दिन का फेस्टिवल होता है, 6 से 8 दिसंबर वो होने वाला है। कहां पे होने वाला है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फेस्टिवल जो है दैट इज फॉर आंध्र प्रदेश और ये विजयवाड़ा में अब की बार होने वाला है। इसके अलावा 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्सेस के बीच में होती है। ये अब की बार महाराष्ट्र में दिवाली रेंज में 30 नवंबर को खत्म हुई। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे 1 नवंबर के करंट अफेयर्स, 30 नवंबर 1 दिसंबर के, सॉरी 30 नवंबर 1 दिसंबर के। कल हम लोग फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ जो कि कवर होंगे। लेकिन जाते से पहले, अब ये तो थी हेडिंग, अब इसी के हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट कर लेते हैं जिसके ये देख ले कि आप लोगों को रिटेन कितना और कितना रिवीजन हुआ है। तो अगर आपको ये हेडलाइन याद है और आपको ये रिवाइज करनी है तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है 35 प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करिए, जिससे आपको साथ के साथ ये भी आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें कितना रिटेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 1 दिसंबर, 15 दिसंबर। करेक्ट आंसर इज 1 दिसंबर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2024? 2024 की थीम क्या है? ब्रिजेस ऑफ लव, टुगेदर वी केयर एंड स्टैंड, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, कम्युनिटी फॉर हेल्थ एंड अंडरस्टैंडिंग। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। Next is consider the following statement. National Financial Reporting Authority is an independent regulator under Companies Act 2013. Okay. NFRA will be a 15 members body consisting of chairperson, 3 full-time member and 1 secretary. Which of the following statement are correct? देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, एपेक्स बॉडी है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, 15 मेंबर होते हैं, ये भी मैंने बताया, चेयरपर्सन होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट। Where is the headquarter of National Financial Reporting Authority? पुणे, गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। NESTS स्टैंड फॉर, अभी हमने डिस्कस किया था NESTS, और इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी डिस्कस किया था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, नेशनल एम्पावरमेंट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब सोसाइटी, नेशनल इंग्लिश सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, न्यू एजुकेशन सेट टेस्ट स्टैंडर्ड। तो आपको ध्यान होगा इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। Next is choose the correct statement related to एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। स्कीम इज लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल गलत है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो ये करेक्ट नहीं है। इट वर्क्स ऑन मॉडल ऑफ गुरुकुल एजुकेशन, नहीं, इट वर्क्स टू एस्टेब्लिश मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो गुरुकुल एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं। तो आपका आंसर हुआ नन ऑफ द अबव, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कोई नहीं है। नेक्स्ट, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद कृष्णा वेनी संगीता नीरांजनम फेस्टिवल? कौन सा स्टेट जो है वो इस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, वेयर इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड? एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो इंडिया में बनाया जा रहा है। ये कहां पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? लोथल, दिल्ली, गोवा, कोचीन। करेक्ट आंसर इज लोथल। लोथल में, गुजरात में लोथल में ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि एक तरह का मैराइन म्यूजियम है उसे एस्टेब्लिश किया जा रहा है। In which country week long Mahavir Nal event is held which is under approved by government? अभी मैंने डिस्कस किया, it is under श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंका में होता है। Which country is facing protest as a suspended talks to join European Union? देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके अब हेडलाइंस में नहीं है लेकिन ये आ सकते हैं। अभी अभी रिसेंटली एक कंट्री ने यूरोपियन यूनियन के को ज्वाइन करने की जो बातें हो रही थी वो बंद कर दी है, जिसकी वजह से उस कंट्री में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं। करेक्ट आंसर अल्बानिया, बोस्निया, जॉर्जिया, टर्की। करेक्ट आंसर इज जॉर्जिया। जॉर्जिया ने एक बंद कर दिया है। टर्की भी ज्वाइन करना चाहता है, बोस्निया भी। ये सारे मेंबर्स जो है दे हैव अप्लाइड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, लेकिन जॉर्जिया ने जो कॉन्वर्सेशन है यूरोपियन यूनियन की में शामिल होने की उसे बंद कर दिया, क्लोज कर दिया इस टाइम पे। व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन दैट इज हिट तमिलनाडु कोस्ट इन नवंबर? दाना, फेंगल, सुरीना, माया। करेक्ट आंसर इज फेंगल। विच स्टेट इज ऑन रेड अलर्ट इन इंडिया ड्यू टू साइक्लोन फेंगल? कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। विच कंट्री हैज गिवन साइक्लोन फेंगल? कौन सी कंट्री ने नाम दिया साइक्लोन फेंगल का? भूटान, कतार, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, सऊदी अरेबिया। तो देखो जब आपने वो पढ़ा हुआ है ना तो ये क्वेश्चन करने कितने आसान हो जाते हैं। तो एक तरह से आपने अगर हेडलाइन समझ ली तो आपको करंट अफेयर्स वैसे ही दिमाग में बैठ जाएंगे।
Ship dubbed as the world most beautiful ship recently was docked at India port. What is the name of the ship? Amerigo Vespucci, HMS Victory, Santa Maria, Maine. Correct answer is Amerigo Vespucci. 93 years old ship है. America Vespucci, which is recently at India port, belongs to which country? France, Italy, Denmark, Albania. Correct answer is Italy. Italy से belong करता है. Which Indian port is hosting stopover of Italian Navy ship Amerigo Vespucci? कौन सा इंडियन पोर्ट जो है वो स्टॉप ओवर को होस्ट कर रहा है? गोवा, कोचीन, मुंबई, कांडला. मैंने बताया इंदिरा पोर्ट मुंबई. सो करेक्ट पोर्ट इज मुंबई. Where is India International Science Festival 2024 being held? Delhi, Mumbai, Guwahati, Haryana, Assam, Guwahati in IIT Guwahati. तो ये आपका आंसर हो गया. Choose the correct statement related to IISF. Started in 2015 by Vijayana Bharti as a science movement. ISF 2004 is being held at IIT Mumbai. First edition of ISF was held in 2015 at New Delhi. Recently, Guwahati Science Declaration was signed at ISF 2024. So देखो 10th एडिशन है आईएसएफ का. 2015 में शुरू हुआ था, डिस्कस किया था. विजाना भारती ने कॉन्सेप्चुअल किया था और दो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनाइज करते हैं. तो पहला वाला सही हुआ, दूसरा वाला गलत है क्योंकि आपको पता है आईआईटी गुवाहाटी में हो रहा है. फर्स्ट एडिशन ऑफ आईएसएफ वाज हेल्ड इन 2015 न्यू दिल्ली. जी हाँ, फर्स्ट एडिशन जो पहला एडिशन हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था. रिसेंटली गुवाहाटी साइंस डिक्लेरेशन वाज साइंड. ये भी सही है. तो आपका क्या हुआ? 1, 3 एंड 4. ऑप्शन बी. Question 19. Where was first capacity building program by NCGG took place? National Center for Good Governance ने कहां पे किया? आपको याद होगा मसूरी और न्यू दिल्ली. तो सीधे आंसर टिक कर सकते हैं. Choose the correct statement related to NCGG. It was set up in 2014 to train government official. It is headed by Cabinet Secretary of India. It is headquartered at Mussoorie. National Institute of Administration has been subsumed into NCGG. तो चलो फटाफट करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं. पहला इट वाज सेटअप इन 2014. ये तो सही है. टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, खाली सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए या उसके बारे में सेटअप और भी चीजें करने के लिए किया गया था. जो ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है. तो दिस इज रॉन्ग. इट इज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. दिस इज राइट. इट इज हेडक्वार्टर्ड एट मसूरी. गलत. दिल्ली में हेडक्वार्टर है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च NIAR जो है हैज बीन सबड्यूड इन NCGG. ये सही है. तो आपका करेक्ट हुआ 2 and 4 ऑप्शन ए. With reference to National Center for Good Governance, consider the following statement. NCGG is mandated to work in the areas of governance, policy reform, capacity building, and training of civil servant and technocrats of India and other developing country. So this is correct. ये पूरा काम है गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रेन करना नहीं, ये सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बागड़े डायरेक्टर जनरल ऑफ NCCC इन 2024. करेक्ट. NCGG function under the Ministry of Personal Public Grievances. ये भी करेक्ट है. तो which of the following statement are correct? सारे करेक्ट है. All of the above. 22nd. Which state in India is hosting World AIDS Day 2024 celebration? मध्य प्रदेश. ये मैंने आपको बताया था जब डिस्कशन स्टार्ट किया था. Which country hosted Agni Warrior 2024 exercise with India? कौन सी कंट्री ने अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज को होस्ट किया है? जापान, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका. करेक्ट आंसर है सिंगापुर. Which aircraft carrier will be shot, refit and dry dock for rupees 1207 crore as per agreement with MOD? कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है? INS विक्रमादित्य. What was the previous name of RMS विक्रमादित्य? ये मैंने आपको बताया रशिया से लिया गया था. 2013 में बिलियन की डील थी. तो एडमिरल गोर्शोव, एडमिरल प्रेगना, एडमिरल गोर्बाचेव, एडमिरल नामिकोव. करेक्ट आंसर इज एडमिरल गोर्शोव. गोर्शोव जो है वो करेक्ट आंसर है. Which is India's biggest aircraft carrier? INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS विशाल, INS संद्रा. तो इंडिया का सबसे बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य. Choose the following statement. INS विक्रमादित्य लार्जेस्ट वॉरशिप एंड लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी. सही बात है. द शिप वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विक्रमादित्य, लेजेंडरी एम्परर ऑफ उज्जैन, इंडिया. सही है. Which of the following statement given हमारा इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सी है? दोनों करेक्ट है तो नन. बोथ मत कर देना गलती से भी. कभी जल्दबाजी में करेक्ट देख के बोथ कर दे. नन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है. 28th. वेयर वॉज ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 हेल्ड? कहां पे हुई थी? मुंबई, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता. करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर. उड़ीसा भुवनेश्वर में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. When did Nagaland attain statehood? नागालैंड को स्टेटहुड कब मिला था? 1960, 1947, 1963, 1950. करेक्ट आंसर इज 1963. 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड मिला था. When is Nagaland Statehood Day celebrated? 1 December. Raising Day of which security force is held on 1 December? मैंने अभी बताया किसका रेजिंग डे होता है? BSF का. Which state is famous for Hornbill Festival? कौन सा स्टेट फेमस है? नागालैंड.
Consider the following statement related regarding great hornbill. They are cultural symbol of Naishi community of Arunachal Pradesh. It is listed as endangered species in the IUCN Red List. देखो ये सही है, मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश और केरला के स्टेट बर्ड है, ये नाइशी कम्युनिटी का कल्चरल सिंबल भी है, लेकिन ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड नहीं वनरेबल में है, तो आपका ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। Which states have great hornbill as their state bird? Assam and Nagaland, Arunachal Pradesh and Kerala, Nagaland and Assam, Assam and Meghalaya. So correct answer is Arunachal Pradesh and Kerala. Last question, how many tribes are there in Nagaland which perform great hornbill festival? तो correct answer is 17. 17 ट्राइब है जो कि आपके ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं नागालैंड के। So this was all about 1st December current affairs along with question, along with everything. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज लेक्चर को, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई आप टॉपिक चाहते हो और डिस्कस करना, नीचे जरूर लिखिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग अगले नए करंट न्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे आप डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आप साथ में चैनल में कवर कर सको। अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीजें कवर कर सको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से करिए तैयारी। ऑल द बेस्ट।